हेलो एवरीवन। मेरा नाम देवांश मिश्रा है और वेलकम टू द लीडरशिप जेई चैनल। ठीक है, तो आज का हमारा सेशन है वेक्टर्स पे और ये लगभग चौथा पार्ट है वेक्टर्स का। तो आज हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे। पिछले टर्म पे हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़े थे, जिसमें हम लोग एनालिटिकल मेथड देखे थे, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन और पॉलीगॉन लॉ जो अपना पढ़े थे हम लोग वेक्टर एडिशन में। तो पिछला लेक्चर अगर तुम लोग नहीं देखे हो तो जाके जल्दी से देखो। और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर बिल्कुल उसी पे बेस्ड है, एडिशन ऑफ द टू वेक्टर जो कि पैरेललोग्राम लॉ में पढ़े हो, उसी पे बिल्कुल सेम बेस्ड है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में ज्यादा कुछ तो नहीं देखना है, या पढ़ाया भी नहीं जाता है। जनरली हम सच बताएं तो पढ़ाया भी नहीं जाता है, कोई पढ़ाता भी नहीं है जल्दी। ठीक है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट पढ़ाते हैं, अच्छे टीचर्स पढ़ाते हैं, जल्दी से दिखा के बस आगे बढ़ जाते हैं। तो हम भी चाहते हैं कि आप लोग को केवल दिखा दिया जाए कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर होता क्या है। वैसे बच्चे अपने आप दिमाग लगा के इसको समझ लेते हैं कि क्या होता है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक अपना सब्ट्रैक्शन ऑफ, ये कैसा चल रहा है यार। हाँ, तो आज का टॉपिक है अपना सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। बिल्कुल एडिशन ऑफ वेक्टर की तरह ही है, ज्यादा इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है, बस केवल एक जगह एंगल का डिफरेंस आएगा। और दो तीन क्वेश्चन हम लोग जल्दी जल्दी से देखेंगे, तीन चार क्वेश्चन एडिशन ऑफ वेक्टर पे भी, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पे भी, एक दो क्वेश्चन आप लोग के ऊपर छोड़ देंगे। पीडीएफ आप लोग को नीचे मिल जाएगा लिंक में। और कोई भी बच्चा जो कि प्रिपरेशन कर रहा है आईआईटी जेई के लिए, और एक क्वेश्चन कई बच्चे पूछ रहे थे कि नीट के प्रिपरेशन के लिए ये लेक्चर्स है कि नहीं। तो देखो, अब मेरे लिए नीट के लिए अलग से और आईआईटी के लिए अलग से बनाने में थोड़ा सा मुश्किल होगा लेक्चर, क्योंकि अभी आप लोग नीचे सीन देख ही रहे हैं क्या चल रहा है, उतनी कम्युनिटी अपने पास नहीं है। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि जल्दी से सपोर्ट करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स को जो कि पढ़ाई कर रहे हैं इस टाइम पे, क्लास 11 12 की पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर करो, क्योंकि 12th के बच्चों को भी ज़रूरत पड़ता है इन लेक्चर्स का। 11th का, क्योंकि आप लोग को पिछले लॉकडाउन में पूरा 11th पढ़े तो हो नहीं, तो 12th वाले बच्चे कोशिश करो कि सारा लेक्चर्स का नोट्स तुम लोग बनाते हुए चलो, ताकि तुम लोग को एक बेसिक लेवल पे पढ़ाई तुम लोग की होती रहे। ठीक है, तो इसीलिए हम नीट के लिए और आईआईटी के लिए अलग अलग नहीं बना रहे हैं, दोनों सेम में मर्ज करा के चल रहे हैं। और लेक्चर्स तो ऐसा लेके चल रहे हैं कि कोई नीट का प्रिपरेशन कर रहा हो या बायो का बच्चा कोई हो और आईआईटी का बच्चा कोई हो, तो दोनों साथ में ये वीडियो देखो, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप लोग को प्रॉब्लम प्रैक्टिस पे थोड़ा सा फोकस करना होगा। जो नीट के बच्चे होंगे वो थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करें जो कि थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन हो लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन हो, और जो जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे वो थोड़े से टफ क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करें। बस यही डिफरेंस होगा, लेकिन जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं और जितने भी प्रॉब्लम प्रैक्टिस है वो बिल्कुल सेम होता है। ठीक है, बस थोड़ा सा रोटेशन और लॉस ऑफ मोशन और वर्क एनर्जी पावर में प्रॉब्लम होगी, और शायद ही कहीं प्रॉब्लम हो और कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ फैक्टर। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि दोनों बच्चे देखें, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो बच्चा बोर्ड का भी प्रिपरेशन कर रहा है ना, वो भी देखे, उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वो जब लास्ट के 1 मंथ में जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिवाइज करेगा, तो वो अपना खुद ही वो अलग कर लेगा दोनों चीज को, कि बोर्ड में क्या पूछा जाता है और आईआईटी या नीट में क्या पूछा जाता है। तो इसलिए तुम कोई भी बच्चे हो यार, इस लेक्चर को प्रेफर करो। मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि तीनों के लिए, बोर्ड के लिए बिल्कुल अलग, नीट के लिए बिल्कुल अलग और आईआईटी के लिए बिल्कुल अलग, 3 लेक्चर 11th का ही 3 लेक्चर एक साथ हम अपलोड करें। तो ये प्रॉब्लम है। लेकिन हाँ, अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मेरे लिए फ्यूचर में ये आराम से पॉसिबल हो जाएगा, जहाँ पे सीबीएसई के लिए अलग, नीट के लिए अलग और जेई के लिए अलग हम वीडियो अपलोड कर सके, 11th के लिए भी, 12th के लिए भी। और जो बच्चे टारगेट भी कर रहे हैं, मतलब जो बच्चे ड्रॉप लिए हैं, वो भी इन लेक्चर्स को देखें, ऐसा नहीं कि इनको कुछ अलग से ही दिया जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, स्टार्ट करते हैं टॉपिक। तो जैसे मान लो पिछले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े थे कि ये मान लेते हैं अपना पास वेक्टर ए दे रखा है और ये वेक्टर बी दे रखा है, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी। और हम लोग बोल रखे थे कि जो वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड है, वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड वो हम लोग स्मॉल ए लेट किए थे, और वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड हम लोग स्मॉल बी लेट किए थे। हाँ की ना? हाँ सर, लेट किए थे। तो हम लोग बोले थे कि जब हम लोग ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड करते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करते हैं, जो कि रिजल्टेंट सी वेक्टर मान लेते हैं, कोई भी दे रहा है, या आर वेक्टर हम लोग लेट किए थे। जब हम लोग ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड करते हैं, जब हम लोग ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड करते हैं, तो क्या आंसर आता है भैया? तो बेसिकली हम लोग रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पता कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्योंकि हम लोग को पता है कि जब हम लोग दो वेक्टर को ऐड करते हैं तो इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और एंगल भी होता है। तो हम लोग एक फॉर्मूला निकाले थे, डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। तो मैग्नीट्यूड पता करने के लिए हम लोग इस चीज को यूज करते हैं, और एंगल पता करने के लिए क्या यूज करते हैं? बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, यही फॉर्मूला यूज करते हैं। हाँ कि ना?
बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, पिछले लेक्चर में हम लोग ये पढ़े थे, नहीं जो देखा है वो जल्दी से जाके देख के आओ। हाँ की ना? हाँ सर। तो ये अपने को डायरेक्शन बताता है कि जो अपना रिजल्टेंट वेक्टर होगा, ये अपना रिजल्ट, थोड़ा सा एडिशन ऑफ वेक्टर पे चर्चा कर रहे हैं अभी, जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो ए से कितने एंगल पे होगा, यानी कि अल्फा एंगल पे होगा। वो अल्फा एंगल कैसे निकालोगे? बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। हाँ की ना? हाँ सर। तो लेकिन ये तो डायरेक्शन मिल गया अपने को, ये क्या मिल गया? डायरेक्शन मिल गया। अब अपने को मैग्नीट्यूड भी चाहिए, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम सिंपल सा फॉर्मूला, जो वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड दे रखा है उनको सीधे से सॉल्व कर लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यही बताए थे पिछले टर्म पे फॉर्मूला, और इसको डिराइव भी करके दिखाए थे आप लोगों को कि कैसे इस फॉर्मूले को हम लोग डिराइव कर लेते हैं। तो ये जल्दी जल्दी हम लोग बात कर लिए, पिछले वाले टर्म पे हम लोग क्या पढ़े थे। अब जो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर है वो भी बिल्कुल यही इसी पे बेस्ड है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर भी बिल्कुल इसी पे बेस्ड है। क्या है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर? तो ध्यान से सोचो, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में क्या होता होगा, सोच के देखो। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में यही तो होता होगा यार, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। क्या होता होगा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, यही तो होता होगा, यही तो रिजल्टेंट होता होगा इसका, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो ध्यान से सोचो, यहां पे हम लोग ए प्लस बी किए और यहां पे हम लोग ए माइनस बी कर रहे हैं, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो माइनस बी है यहां पे और ये प्लस बी है, यानी कि अगर हम लोग एक बात कह सकते हैं कि जो प्लस बी है और जो माइनस बी है ये दोनों आपस में नेगेटिव वेक्टर्स हैं। पहला लेक्चर जाके देखो, हम लोग नेगेटिव वेक्टर्स पे चर्चा किए हैं। प्लस बी माइनस बी ये नेगेटिव वेक्टर्स है। प्लस बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि प्लस बी वेक्टर इस डायरेक्शन में है। माइनस बी वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो वेक्टर बी है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। हाँ की ना? अरे यार कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? प्लस बी का मतलब समझ में आया कि नहीं? मतलब अगर प्लस बी इस डायरेक्शन में है तो माइनस बी उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। यही तो होता है नेगेटिव ऑफ वेक्टर्स। पहला लेक्चर जाके देखो, आई बटन पे आप लोग को लिंक मिल जाएगा उसका। हाँ की ना? यही होता है, प्लस बी मतलब इस डायरेक्शन में तो माइनस बी उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो यही होता है नेगेटिव ऑफ वेक्टर। तो जब हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर करते हैं तो यहां पे भी हम लोग क्या कर रहे हैं? नेगेटिव ऑफ वेक्टर ही ले रहे हैं, यानी कि बी का नेगेटिव ले रहे हैं, और बी का नेगेटिव मतलब इसके अपोजिट डायरेक्शन में, ये इसका अपोजिट डायरेक्शन है। बी इधर है, प्लस बी इधर है, तो उसका माइनस बी इसके जस्ट अपोजिट होगा। तो क्या माइनस बी यही होगा यार? माइनस बी वेक्टर क्या यही होगा? हाँ की ना? हाँ सर यही होगा। तो अब जब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? अब अपने को जैसे यहां पे एडिशन करते वक्त हम लोग यहां पे क्या किए? मैग्नीट्यूड निकाले, और यहां पे क्या निकालें? डायरेक्शन निकालें। उसी तरीके से यहां पे भी हम लोग क्या करेंगे? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखो, हम लोग क्या किए? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर किए, तो ये वाला एंगल हम लोग पिछले टर्म पे थीटा देखे थे। अगर कोई बच्चे को ये नहीं समझ में आ रहा है तो जाके पिछला लेक्चर देखो, लेक्चर 3 जाके देखो, हम आई बटन पे उसका भी लिंक डाल देंगे, ठीक है। तो ये थीटा एंगल है, तो ध्यान से सोचो, ये लाइन बिल्कुल सीधी है, ये थीटा, तो ये वाला एंगल 180 माइनस थीटा। हाँ की ना? ये वाला एंगल 180 माइनस थीटा, ये थीटा, तो ये वाला एंगल 180 माइनस थीटा। तो ध्यान से सोचो, R इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। हाँ की ना? बस तुमको क्या करना है कि ये जो फॉर्मूला अपने पास है इसका मैग्नीट्यूड अपने को चाहिए। इसका क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड भी चाहिए और एंगल भी चाहिए। मैग्नीट्यूड चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 माइनस थीटा हो जाएगा। मतलब ये जो एंगल पहले थीटा था अब वो नीचे हो गया, तो नीचे इसके बीच में एंगल कितना बना? यहां पे तो एंगल थीटा था ए और बी के बीच में, क्योंकि ये जो थीटा है वो तो ए और बी के ही बीच का एंगल है कि नहीं? हाँ की ना? तो यहां वाला भी थीटा जो है वो ए और बी के बीच का ही एंगल है, लेकिन ये वाला जो एंगल है वो 180 माइनस थीटा है। तो क्या हम लोग कॉस थीटा की जगह 180 माइनस थीटा लेंगे? हाँ की ना? अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये कैसे आया? तो पिछले टर्म पे जब हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर कर रहे थे तो वो उतनी बड़ी प्रूविंग जो किए थे एनालिटिकल मेथड से, वो जो प्रूविंग है वो यहाँ पे भी अप्लाई होगी। वो जो प्रूविंग हम लोग किए थे कि आप लोग इसको एक्सटेंड कर लीजिए और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए और यहाँ पे 90 बना, तो वो प्रूविंग हम फिर दोबारा इसमें नहीं करेंगे, क्योंकि लास्ट में चल के सॉल्यूशन यही आने वाला है। तो वो प्रूविंग आप लोग पिछले लेक्चर में जाके देखो, अगर जो बच्चा नहीं देखा है कि वो प्रूविंग कैसे है। लेकिन सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में ये जो एंगल है हम लोग उसकी जगह अब 180 माइनस थीटा लिखेंगे, क्योंकि अब जो बी वेक्टर है वो नीचे के डायरेक्शन में है। आप लोग को ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? हाँ की ना? तो इसकी भी प्रूविंग बिल्कुल एडिशन ऑफ वेक्टर की तरह ही है, लेकिन वो हम अब बार बार नहीं सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा सर? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब 180 माइनस थीटा क्या होता है? बेसिक मैथमेटिक्स में हम चर्चा इसीलिए किए थे, क्योंकि ये जो एंगल कन्वर्जन आता है वो हम लोग
आसानी से कर सके फिजिक्स में। तो हम जल्दी से एक्सप्लेन कर देते हैं कि क्या हम लोग पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्रिक, क्या बोलते हैं उसको, जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक के कन्वर्जन पढ़ रहे थे कि कैसे बड़े बड़े एंगल्स को हम लोग फाइंड आउट कर सके, वहां पे हम लोग ये बात पढ़े थे। ठीक है, तो क्या होता है 180 डिग्री पे नो चेंज होता है, 180 डिग्री पे नो चेंज होता है, यानी कि कॉस जो होगा वो चेंज नहीं होगा, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा 2ab कॉस थीटा। लेकिन ये 180 माइनस थीटा करोगे तो अपने हम लोग क्या होंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में होंगे। हम लोग कहां होंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में होंगे, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस में निगेटिव साइन आ जाता है। कॉस क्या होता है, निगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। अब जिसको ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो यार तुम जाके ट्रिग्नोमेट्रिक वाला जो अपना बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर है वो जाके देखो, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, इसका खूब अच्छे से एक्सप्लेनेशन और प्रैक्टिस करवाए हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ रहे हैं अब हम लोग। तो इसका रिजल्टेंट हम लोग क्या किए, फाइंड आउट कर लिए। इसका रिजल्टेंट हम लोग फाइंड आउट कर लिए कि दो वेक्टर सब्ट्रैक्ट होता है तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। अब अपने को क्या चाहिए, अब अपने को एंगल चाहिए, अब अपने को डायरेक्शन चाहिए। जैसे यहां पे हम लोग ऐड करते समय डायरेक्शन निकाले थे, वैसे अब आगे भी डायरेक्शन चाहिए। तो जब हम लोग एडिशन करते हैं तो एडिशन करते वक्त फॉर्मूला क्या अपने पास था, tan अल्फा इज इक्वल टू, यहां पे लिखे हैं दैट इज बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। हाँ की ना। तो अब पिछले वाले जब मैग्नीट्यूड निकाल रहे थे तो थीटा की जगह क्या रख दी है 180 माइनस थीटा, क्यों, क्योंकि अब बी जो है नीचे की तरफ हो गया, तो ए और बी के बीच का एंगल कितना हो गया 180 माइनस थीटा। तो यहां पे भी वही करेंगे, थीटा की जगह 180 माइनस थीटा रखेंगे, तो अपने को क्या हो जाएगा, निगेटिव वाले वेक्टर का डायरेक्शन पता चल जाएगा। किससे, रिजल्टेंट से। तो अल्फा क्या है, अल्फा इज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड द ए वेक्टर, अल्फा ये है। पिछले लेक्चर में हम सब बताए हुए हैं, अगर जो पिछला लेक्चर नहीं देखा है उस बच्चे को ये नहीं समझ में आएगा। 180 माइनस थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा। अब ये भी क्या होगा, जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक में पढ़ाए हैं उससे सॉल्व होगा, अब जो बच्चा नहीं पढ़ा है उसे नहीं आएगा। तो बी ये क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 180 पे चेंज नहीं होता है, और 180 माइनस थीटा करोगे तो तुम सेकंड क्वाड्रेंट में होगे, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये ऑटोमेटिक बी साइन थीटा हो जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा, ए माइनस बी कॉस थीटा, क्यों, क्योंकि 180 पे नो चेंज होता है तो कॉस का कॉस ही रहेगा, और माइनस थीटा करोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। ये बात एक्सप्लेन किए भैया, हमको डर लग रहा है कि कई क्या पता ये भी ना आ रहा हो कई लोगों को। तो ये क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा अपॉन ए माइनस बी कॉस थीटा। तो पिछले लेक्चर में जैसे हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर करके उसका मैग्नीट्यूड निकाले थे, उसका एंगल निकाले थे, उसी तरीके से इस लेक्चर में भी हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में क्या किए हैं, पहले उस वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर लिए हैं, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए जहां थीटा था वहां पे 180 माइनस थीटा रखें। क्यों रखें आप लोग को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ऊपर जब बी था तो एंगल थीटा था, और नीचे जब बी आएगा तो एंगल 180 माइनस थीटा हो जाएगा। हाँ की ना। तो ये सब बात छोटी छोटी बात आप लोग को समझ में आ रही होगी, हाँ की ना, हाँ सर समझ में आ रही है। तो क्या अब ये बात आप लोगों को क्लियर है, क्या अगर आप लोग को दो वेक्टर ऐड करने के लिए आ जाए, दो वेक्टर सब्ट्रैक्ट करने के लिए आ जाए, उनका मैग्नीट्यूड पूछ ले, उनका डायरेक्शन पूछ ले, क्या आपको ये फॉर्मूला याद रहेगा? तो ये फॉर्मूला सिंपल सी बात है, आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। आपको याद नहीं होंगे तो आपको टाइम लगेगा, और अपने पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो ये हुआ सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। अब जल्दी जल्दी छोटे छोटे क्वेश्चन हम लिख के रखे हुए हैं, वो जल्दी से सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, ताकि हम लोग का एडिशन और सब्ट्रैक्शन बिल्कुल क्लियर हो। हम सच बताएं, वेक्टर बिल्कुल आसान चैप्टर है, लेकिन वेक्टर का यूज अपने पास फिजिक्स में बहुत ज्यादा है। मतलब कहीं भी तुम जाओगे फिजिक्स के किसी भी चैप्टर में, वेक्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है। और अब आप लोग अगर कमेंट करें नीचे और बिल्कुल अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स करें, सच बता रहे हैं गर्दा मचा देंगे। जब ये चैप्टर खत्म होगा ना, तुम सच बताएं, हम बहुत ही हल्के हल्के क्वेश्चन लेके आप लोग को सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है, तो जब ये लेक्चर खत्म हो, कुछ ऐसा करो कि जब वेक्टर पूरा खत्म हो तो सब्सक्राइबर अपने पास अच्छे आ जाएं, अच्छे व्यूअर्स आ जाएं अपने पास, शेयर करो दोस्तों को, ताकि हम जब लेक्चर ये खत्म हो तो बढ़िया सा एक 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएं। मतलब ये मेरा पर्सनल चॉइस है कि हम 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएं, उसमें से जितने भी टफ क्वेश्चन हो वो सारे हम सॉल्व करें, और जितने भी इजी क्वेश्चन हो वो आप लोग के लिए छोड़ दें। तो ये हम चाहते हैं आप लोगों के साथ कि आप लोग सपोर्ट दिखाएं, तो हम उस तरीके से काम कर पाए। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन पे क्या क्वेश्चन है। टू वेक्टर्स ऑफ 10 यूनिट एंड 5 यूनिट मेक्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद ईच अदर। मतलब एक 10 यूनिट है, ए वेक्टर मान लेते हैं, ये ए वेक्टर है दैट इज 10 यूनिट, और बी वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, मैग्नीट्यूड दे रखा है इसका 5 यूनिट है। ठीक है, मैग्नीट्यूड दे रखा है, और इसके बीच का जो एंगल है दैट इज 120 डिग्री।
एंगल कितना 120 डिग्री विथ ईच अदर। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द एंगल ऑफ द रिजल्टेंट विद द वेक्टर ऑफ 10 यूनिट। अच्छा, मतलब इन दोनों का मैग्नीट्यूड पूछ रखा है और इन दोनों का क्या पूछ रखा है, डायरेक्शन पूछ रखा है, यानी कि और किससे पूछ रखा है, इससे पूछ रखा है। तो रिजल्टेंट अपना जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में होगा, और अपने को ये वाला एंगल पूछा है कि एंगल बताना है इसके और इसके बीच में, हाँ कि ना। तो जल्दी से पता कर लेते हैं, सिंपल सा, पहले मैग्नीट्यूड पूछा है तो मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो आर वेक्टर कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, हाँ कि ना। तो रिजल्टेंट अपने पास कितना आ जाएगा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ ए का मैग्नीट्यूड 10 दे रखा है यानी कि 100 प्लस बी का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है 5, दैट इज 25 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे, और 2ab क्या हो जाएगा 20, और 20 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 100, और cos 120, cos 120 की वैल्यू आप लोग को पता होनी चाहिए, cos 120 की वैल्यू कितनी होती है, जल्दी से नीचे कमेंट करो cos 120 की वैल्यू कितनी होती है। ये कई बच्चों को हम एक्सप्लेन करके रखे हुए हैं। तो जो cos 30 की वैल्यू होती है, जो cos 30 की वैल्यू होती है, एक बार ध्यान से सोच लो, cos 30 की वैल्यू या cos 60 की वैल्यू, सोच लो सोच लो सोच लो, cos 30 या cos 60, cos 60, cos 60, हाँ cos 60 की वैल्यू। तो ये हम लोग इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, cos 180 माइनस 60, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, cos 120 को cos 180 माइनस 60 भी लिख सकते हो, और 180 पे नो चेंज यानी कि cos का cos ही हो जाएगा, यानी कि cos 60 हो जाएगा, लेकिन 180 माइनस 60 यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट, ये हम बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक में पढ़ाए हैं, तो ये माइनस cos 60 हो जाएगा, हाँ कि ना। तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, दैट इज अंडर रूट ऑफ 100 प्लस 25 माइनस 100 cos 60, और cos 60 की वैल्यू आप लोग को पता ही होगा, cos 60 की वैल्यू बताने की जरूरत नहीं है ना, अरे यार 1/2 होती है इसकी वैल्यू, 1/2 होती है, ठीक है। तो अब ये रिजल्टेंट आप लोग कैलकुलेट करेंगे खुद से, आप जो बच्चे हमको जानते हैं उनको पता है कि हम इस तरीके का कैलकुलेशन नहीं करते हैं, क्योंकि हम कैलकुलेशन पढ़ाने नहीं आए हैं, आप लोग क्लास 5th 2 3 से पढ़ रहे होंगे कैलकुलेशन, तो आप लोग कैलकुलेट करिए। अब डायरेक्शन भी पूछा है, यानी कि ये अल्फा पूछा है, यानी कि tan अल्फा क्या होता है, tan अल्फा होता है b sin थीटा, ये फॉर्मूला दे रखे हैं हम, ये कहाँ गया, ये फॉर्मूला यूज कर लो, b sin थीटा, बिल्कुल सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन, एकदम फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है। लेकिन आईआईटी में इस तरीके का क्वेश्चन नहीं पूछेगा, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, या नीट के एग्जाम में पूछ सकता है ऐसा क्वेश्चन, बोर्ड के एग्जाम में तो पक्का ही पूछेगा, बोर्ड के नहीं 11th के जो बच्चे एग्जाम देंगे उनके एग्जाम में। लेकिन ये बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस होनी चाहिए अपने पास, क्योंकि अभी आप लोग फ्रेश आए हैं ना बिल्कुल 11th में, और ये टॉपिक आप लोग के लिए न्यू है, इसीलिए ये सब चूजों वाला क्वेश्चन आप लोग को कराया जाता है, ठीक है। तो tan अल्फा क्या हो जाएगा, b का मैग्नीट्यूड 5, साइन थीटा की जगह साइन 120, अब इसको हम बार बार ये नहीं करेंगे, आप लोग करेंगे अब इसको, अपॉन a की मैग्नीट्यूड 10 प्लस b का मैग्नीट्यूड 5, और cos 120 की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर से यही हो जाएगी 1/2 हो जाएगी, और साइन 120 की वैल्यू आप लोग करेंगे खुद से। तो ये इसका जो भी मैग्नीट्यूड आए इसका, और अगर ये नहीं निकाल पा रहे हो तो जाके मेरा बेसिक मैथमेटिक्स वाला ट्रिग्नोमेट्रिक वाला लेक्चर देखो, वो भी आई बटन पे हम दे देंगे। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स 5 sin 120, अब इसको सॉल्व कर लेंगे आप लोग, इसको सॉल्व करके ही आगे बढ़ोगे, प्लस अपॉन 10 प्लस 5 cos 120, तो ये अल्फा की वैल्यू आ गई, tan इनवर्स 5 sin 120 अपॉन 10 प्लस 5 cos 120। अब कई बच्चे पूछेंगे ये tan इनवर्स कैसे हो गया, फिर से बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक मैथमेटिक्स में सब पढ़ा के रखे हुए हैं भैया, बेसिक मैथमेटिक्स में सब पढ़ा के रखे हुए हैं, नहीं देखे हो जाके वो वाला लेक्चर देखो, ठीक है। तो अपने पास अल्फा आ गया, अपने पास मैग्नीट्यूड आ गया, और दोनों पूछा था, मैग्नीट्यूड पूछ रखा था, और क्या पूछ रखा था, कहां गया, और एंगल पूछ रखा था। एंगल मतलब वही होता है, एंगल मतलब क्या होता है, वही होता है, वही क्या, एंगल बिटवीन, एंगल होता है, एंगल मतलब सॉरी, एंगल मतलब डायरेक्शन होता है, एंगल कहीं भी बोल दे, किसी भी वेक्टर का एंगल बताइए, यानी कि वो सिंपल सा आपको डायरेक्शन पूछ रहा है वेक्टर का, कि उस वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा ये बताइए, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं, ये पहला क्वेश्चन हो गया, अब दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, टू आर एट, मतलब दो वेक्टर है, मान लेते हैं अपने पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड बोल रखा है कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो 2 है, 2 है मैग्नीट्यूड, 2 वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड दे रखा है, और उनका मैग्नीट्यूड 2 दे रखा है, आर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू ईच अदर, मतलब दोनों क्या है 60 डिग्री पे है, एक वेक्टर ए ये है और एक वेक्टर बी ये है, एक वेक्टर ए ये है, एक वेक्टर बी ये है, और इसके बीच का एंगल बोल रखा है कि ये 60 डिग्री है। तो आपको क्या करना है, क्या बोला है, टू ईच अदर फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर सम एंड डिफरेंस, मैग्नीट्यूड बताना है सम और डिफरेंस का।
तो आपको सम का पहले हम निकाल के दिखा दे रहे हैं। सम का क्या करोगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, क्या हो जाता है फॉर्मूला भैया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ए की वैल्यू आपको पता है, बी की वैल्यू आपको पता है और एंगल भी पता है आपको, हाँ कि ना। रख के हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं। ए का मैग्नीट्यूड 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 8 cos 60। अब इसका ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकाल लो। जब डिफरेंस की बात करेगा, जब डिफरेंस की बात करेगा यानी कि सब्ट्रैक्शन की बात कर रहा है, यानी कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू, अब इसके लिए फॉर्मूला अभी जस्ट पढ़ के आ रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, हाँ कि ना। तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 माइनस 8, ये डायरेक्ट लिख दे रहे हैं -8। इसमें कंफ्यूज, अरे यार इसमें ज्यादा बोलने की जरूरत हमको नहीं होनी चाहिए जहां तक हमको लग रहा है। 8 cos, अब देखो ध्यान से, 8 cos ये कितना है 60 है, तो 60 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू निकाल लो। तो क्या आप लोग सम निकाल लिए, क्या आप लोग डिफरेंस निकाल लिए, क्या अगर कोई बोल दे कि इसका डायरेक्शन बताइए, क्या आप लोग डायरेक्शन में निकाल सकते हैं। डायरेक्शन क्या हो जाएगा, tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ये कब होगा, जब हम लोग सम निकालेंगे, और जब हम लोग डिफरेंस निकालेंगे तो tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए माइनस बी कॉस थीटा। डिफरेंस निकालेंगे तो क्या ये हो जाएगा, हाँ कि ना। तो क्या बी साइन थीटा ए बी कॉस थीटा, इसकी वैल्यू रख सकते हो तुम लोग, रख सकते हैं सर। अब तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन क्या है, फाइंड ए प्लस बी वेक्टर एंड ए माइनस बी वेक्टर इन द डायग्राम शोन इन द फिगर। गिवन ए का मैग्नीट्यूड दे रखा है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है अपने पास 4 यूनिट है, और बी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड अपने पास दे रखा है 3 यूनिट है, ठीक है, 3 यूनिट 4 यूनिट। अब इसका क्या चाहिए, ए प्लस बी चाहिए, ए माइनस बी चाहिए। अरे यार क्या यही क्वेश्चन है, क्या यही क्वेश्चन हम लिख दिए क्या, ना ना ना, यहाँ पे मैग्नीट्यूड कुछ और था, यहाँ पे मैग्नीट्यूड कुछ और है। तो क्या यही क्वेश्चन जो है वही क्वेश्चन ये है, तो क्या आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई मारेंगे, हाँ कि ना। तो आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई मारिएगा और कमेंट में बताइएगा हमको कि ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ आप लोगों से, ठीक है। तो अब सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर आप लोगों का खत्म हो गया। अब हम लोग पिछले टर्म पे, मतलब अगले टर्म पे यूनिट वेक्टर पढ़ेंगे कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। अब जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर्स में, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है और फिजिक्स में उसका सबसे ज्यादा यूज होगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है वेक्टर में, वेक्टर में सच बताएं तो सभी सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन अब जो डायरेक्शन तोड़ना, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। यूनिट वेक्टर किस तरीके से हम लोग यूनिट वेक्टर को यूज करते हैं वेक्टर्स में, उसका यूज पढ़ेंगे धीरे धीरे। अब हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे, चिंता मत करो, अभी मेरे साथ साथ चलते रहो। तो ये सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर था, कैसे निकालें आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये मैग्नीट्यूड दे रखा है, कैसे मैग्नीट्यूड निकालते हैं, कैसे डिफरेंस निकालते हैं, 2 क्वेश्चन करा के दिखा दिए। ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम इस तरह है, तो आप लोग खुद से सॉल्व करिएगा। और आप लोग चाहते हैं कि हम और काम करें तो मोटिवेट करो, बार बार बोल रहे हैं, क्योंकि अगर काम कर रहे हैं आप तो आपके लिए मोटिवेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ताकि आप लोग आगे काम कर सकें। ये सबके लिए अप्लाई होता है, ये मेरे लिए भी अप्लाई होता है, आप लोगों के लिए भी अप्लाई होता है, और दुनिया के हर इंसान के साथ अप्लाई होता है कि जब तक वो मोटिवेट नहीं होगा ना, तब तक वो काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो मेरा कुछ गोल है, मेरा कुछ विजन है, उसको अब हमको काम करने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत है। और वो मोटिवेशन क्या है कि आप लोग इन लेक्चर्स को देखें, क्योंकि हम ये लेक्चर बनाए इसीलिए रहे हैं कि आप लोग देखें इसको, ठीक है। तो मेरा मोटिवेशन वही है कि आप लोग इस लेक्चर को देखें और कुछ सीखें और अपनी पढ़ाई अच्छे से करें, और सब्सक्राइब करें चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है, वीडियो को लाइक करो और बस सपोर्ट दिखाओ अपना, यही चाहिए आप लोगों से। और मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ाई करो। आज के लिए इतना ही, अगले टर्म पे हम लोग यूनिट वेक्टर देखेंगे, तो आप लोग को सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर समझ में आ गया होगा। और हाँ, पुराने लेक्चर्स जाके देखो जो बेसिक मैथमेटिक्स के हैं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बच्चा क्लास 11th में अभी जस्ट एंटर किया है, ठीक है। चाहे वो बायो का बच्चा हो, चाहे वो मैथ का बच्चा हो, उसके लिए वो इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैथ का बच्चा भी वो बेसिक मैथ्स नहीं पढ़ा होता है, अभी वो धीरे धीरे पढ़ेगा, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, और वो सब हम पढ़ा के रखे हुए हैं, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोग को पता है कि आप लोग को क्या करना है, पढ़ाई करनी है अच्छे से, और सब्सक्राइब करना है चैनल को, लाइक करना है। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।